हेलो फ्रेंड्स। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केश, दंत और नख शारीर की। अगर हम बात करते हैं अपने ओल्ड सिलेबस की, जो सीसीआईएम का सिलेबस हुआ करता था, तो तब रचना शारीर के अंदर हमें ये सब चीजें नहीं पढ़नी पड़ती थी। लेकिन जब एनसीआईएसएम ने इस सिलेबस को रिवाइज किया तो उन्होंने यहाँ पर केश, दंत और नख शारीर को ऐड कर दिया है। क्यों कर दिया है ये भी मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। पहले हम बेसिक से जानते हैं कि केश, दंत और नख का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं बेसिकली केश की, तो केश का मतलब होता है हमारे हेयर्स, ठीक है। दंत का मतलब होता है हमारे टीथ, और नख का मतलब होता है हमारे नेल्स, ठीक है। तो मतलब हमें इनके बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी है अब रचना शारीर के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है, अब तुम देख पाओगे मॉडर्न एरा में कितनी ज्यादा डिजीज देखने के लिए मिलती है, हेयर से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन बहुत देखने के लिए मिलता है नेल्स में। तो इसीलिए एनसीआईएसएम ने अब जो सिलेबस अपना रिवाइज किया है, तो उसके अंदर एक रचना शारीर में छोटा सा टॉपिक केश, दंत और नख शारीर को ऐड कर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं केश की, तो केश क्या होता है आयुर्वेद के अनुसार? ये मज्जा धातु की उपधातु होती है। तुमने 7 प्रकार की धातुएं पढ़ी हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। फिर इन सब की भी उपधातु होती है। जैसे रस की उपधातु अलग होती है, रक्त की अलग होती है। ऐसे ही जो मज्जा की उपधातु है वो क्या है? हमारी केश है। ऐसे ही दंत क्या है? दंत जो है अस्थि धातु की उपधातु है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नख की, तो ये अस्थि धातु का मल है। ध्यान रखना, ये अस्थि धातु का मल है। और दंत क्या है? अस्थि धातु की उपधातु है, ठीक है। इस चीज में तुम कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इनका पंचभौतिक स्वरूप। इनका पंचभौतिक स्वरूप क्या रहेगा? तो तुम्हें पता है संसार में जितनी भी चीजें बनी है सबके अंदर पंच महाभूत होते हैं, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सबके अंदर होती है। लेकिन किस चीज की डोमिनेंसी किस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो हमें देखना होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं हेयर्स की, तो केश के अंदर जल महाभूत की प्रधानता रहती है। ऐसे ही दंत और नख की बात करते हैं तो इसके अंदर पृथ्वी और वायु की प्रधानता रहती है। तो इस तरीके से तुम्हें पंचभौतिक स्वरूप याद करना है। इसके बाद गर्भ उत्पादक भाव, मतलब किस भाव से ये बने हैं। जैसे कि पितरज भाव होता है, मात्रज भाव होता है। तो जो गर्भ उत्पादक भाव है इसका, केश, दंत और नख का, वो है पितरज भाव। मतलब पितरज भाव से ही इसकी उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गई? तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बात जो तीनों के लिए तुम्हें लर्न करनी है। अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं दंत को, मतलब टीथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव से। फ्रेंड्स, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट की ऐप अवेलेबल है अब गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल ऐप स्टोर पर। इन दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा हमारी ऐप का। अगर आप बीएमएस फर्स्ट प्रोफ के स्टूडेंट है सपोज करिए, तो आप स्टोर पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बीएमएस फर्स्ट प्रोफ का ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फ्री कंटेंट भी मिलेगा एज अ डेमो, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो बीएमएस फर्स्ट प्रो पे क्लिक करने के बाद आपको कंटेंट पर क्लिक करना है। एंड कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे रचना शरीर, क्रिया शरीर, संहिता अध्ययन और पदार्थ विज्ञान। तो जिसका भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल देखना है आप वो देख सकते हैं। एंड मैं आपको एक कूपन भी देता हूँ, आपको कूपन इस्तेमाल करना है DEP10। तो अगर आप DEP10 इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और ये जो कूपन होगा सिर्फ स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स लर्न के लिए करनी ही है। रहेगा। अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं दंत को, मतलब टीथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव से। अगर हम बात करते हैं आचार्य चरक की और आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने फॉर्मेशन ऑफ टीथ, जिसको हम बोलते हैं दंत उद्भव, तो इसके बारे में कुछ भी मत नहीं दिया है। मतलब टीथ का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, आचार्य चरक ने कुछ नहीं बताया है इसके बारे में। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने जो टीथ के अंदर हमारी डिजीज होती है उनकी बारे में बताया गया है। मतलब दंत मूलगत व्याधि, मतलब जो दांत का मूल है, मूल किसको बोलते हैं? जो हमारे मसूड़े होते हैं, ठीक है ना, जो हमारी रूट होती है उसमें जो डिजीज होती है, व्याधि का मतलब होता है डिजीज, तो उन डिजीज के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। लेकिन टीथ का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। और ये किसने बताया है? ये बताया है आचार्य काश्यप ने। आचार्य काश्यप ने काश्यप संहिता में बताया है, ठीक है। काश्यप संहिता में तुम्हें एक अध्याय देखने के लिए मिलेगा। इस अध्याय के अंदर उन्होंने इस बारे में सारा वर्णन किया है। बात समझ में आ रही है? अब तुम बोलोगे सर ये काश्यप संहिता क्या है? आचार्य काश्यप कौन है?
तो अगर हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की, जब तुम थर्ड प्रोफ में चले जाओगे तुम पीडियाट्रिक्स पढ़ोगे, मतलब बाल रोग पढ़ोगे, मतलब बच्चों के अंदर होने वाली सारी व्याधियां तुम पढ़ोगे। तो वहां पर तुम्हें जैसा भी तुम पढ़ रहे हो, चरक संहिता पढ़ रहे हो, अष्टांग हृदय पढ़ रहे हो, तो थर्ड प्रोफ में जाने के बाद तुम्हें कश्यप संहिता पूरी नहीं पढ़नी है, लेकिन कश्यप संहिता के कुछ तुम्हें पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो बाल रोग के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो वहीं से ये सारी चीजें लिखी गई हैं और तुम थर्ड ईयर में जब जाओगे तब ज्यादा इसको और अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। अब तुम सभी को पता है कि मनुष्य के दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं, जिनमें से अब ये आयुर्वेद कह रहा है यहाँ पर। अब तुम मॉडर्न की बात यहाँ पर कोरिलेट मत करना, क्योंकि मॉडर्न के रिलेशन यहाँ पर थोड़े से अब मतलब मिसमैच रहेंगे, ठीक है, मैच नहीं करेंगे। तो आयुर्वेद ये बोलता है कि मनुष्य के जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, लेकिन जिसमें से जो 8 होते हैं ना वो सकृत जात होते हैं, मतलब जो परमानेंट टीथ है, जो सिर्फ एक बार ही उत्पन्न होंगे। इसके अलावा जो 24 होते हैं वो द्विज होते हैं, मतलब जो दो बार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको तुम कोरिलेट अब मॉडर्न से बिल्कुल मत करना, क्योंकि मॉडर्न में इसका नंबर अलग होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि जितने मास में, मास का मतलब होता है मंथ, जितने मास में दांतों का निषेचन होता है, मतलब दांतों का फॉर्मेशन होता है अंदर ही अंदर, उतने ही दिनों में वो फूट कर बाहर आते हैं। मतलब सपोज करो अगर जैसे हमारा मसूड़ा है, मसूड़े के अंदर सपोज करो जो दांत बनने में समय लग रहा है वो 5 मंथ का लग रहा है, तो उनको ऊपर आने में, ये मसूड़े के ऊपर दांत को आने में 5 दिन का समय लगेगा। बात समझ आ रही है? मतलब इसका कहने का मतलब ये है, मसूड़े के अंदर जितने महीने में दांत बनेंगे उतने ही दिन लगेंगे उसको मसूड़े से निकलकर बाहर आने में। बस इस चीज का ध्यान रखना। अगर सपोज करो मसूड़े के अंदर दांत को बनने में टाइम लग रहा है 6 मंथ का, तो 6 दिन में ही पूरे बाहर आ जाएंगे। तुमने देखा होगा ना, किसी बच्चे के दांत निकलते हैं 5 महीने में, किसी के 6 महीने में, किसी के 7 महीने में, किसी के 8 महीने में भी निकलते हैं। तो ये डिपेंड करता है, मतलब चाइल्ड टू चाइल्ड ही डिपेंड करता है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने मंथ में इसका फॉर्मेशन होगा उतने ही दिन में ये बाहर निकलेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दे रहा है, यदि 5 मास में दांत का निषिक्त होता है तो 4 दिन में ही वो फूट कर बाहर निकलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर एक बात और लिखी है कि जितने, तुम देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि शिशु के जन्म उपरांत जितने मास में दांत का उत्भेदन कर निकलते हैं उतने ही वर्षों में वे गिरकर पुनः निकल जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि जितने मास में उसका फॉर्मेशन हो रहा था, सपोज करो 5 मंथ में इसका फॉर्मेशन हो रहा था और ये 5 दिन में बाहर निकल रहे थे, अब आने वाले 5 साल बाद, ये 5 साल बाद दोबारा टूट कर फिर दोबारा से यहाँ पर दांत निकलेगा, और जो दांत निकलेगा वो परमानेंट होगा। मतलब पहले टेम्परेरी टीथ निकलते हैं फिर परमानेंट होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट क्या लिखा है, आचार्य काश्यप के अनुसार कन्याओं में, मतलब अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स के अंदर जो दांत निकलते हैं वो थोड़ी जल्दी निकल जाते हैं और अल्प कष्ट युक्त होते हैं, मतलब ज्यादा उनको पेन नहीं होता है, क्योंकि जो उनके दांत होते हैं वो छिद्र होते हैं और मृदु होते हैं, मतलब सॉफ्ट उनके होते हैं और छिद्र होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा कष्ट नहीं होता है। लेकिन बालकों की अगर हम बात करते हैं तो उनके दांत होते हैं ठोस और दृढ़, ठीक है, मतलब थोड़े कठोर होते हैं, इसलिए ही उनके जो दांत निकलते हैं थोड़े लेट निकलते हैं और कष्ट युक्त होते हैं। जब दांतों निकलते हैं तो जो बालक होते हैं उनको ज्यादा कष्ट होता है एज कंपेयर टू कन्या। ठीक है, इस चीज का तुम ध्यान रखना, इस चीज को भी लिख कर आना अपने एग्जाम्स में। अब यहाँ पर लिखा है कि दंत उत्पत्ति का कारण क्या है, तो अस्थि और मज्जा जो है ये दंत उत्पत्ति का कारण है। इसके बाद आगे चलते हैं, इनके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ। 4 प्रकार के होते हैं दांत, एक होती है सामुद्र, एक होता है संवृत, एक होता है विवृत और एक होता है दंत संपन्न। जो सामुद्र होते हैं ना, ये ऐसे दांत होते हैं जो निकलने के बाद झड़ जाते हैं, बहुत जल्दी से गिर जाते हैं, ठीक है, मतलब दंत क्षय और नित्य पतन। नित्य पतन के मतलब क्या होता है कि बहुत जल्दी झड़ने वाले दांत होते हैं। जो संवृत होते हैं ये अच्छे नहीं होते, इसको मलिन बोला जाता है, मतलब जो गंदे से दांत रहते हैं। जो विवृत होते हैं ये ऐसे होते हैं जिनके अंदर से बार बार स्राव निकलता रहता है और ओष्ठ द्वारा पूरे ढके नहीं होते हैं, इसलिए मलिन होते रहते हैं। मतलब तुमने देखा होगा ना, बहुतों के दांत बाहर की तरफ होते हैं, वो जो हमारे लिप्स होते हैं वो उनको पूरा कवर नहीं कर पाते हैं, तो उनको बोलते हैं विवृत। और फिर लास्ट में आता है दंत दंत संपन्न। ऐसे टीथ जो बिल्कुल एकसार हो, आगे पीछे बिल्कुल ना हो और बिल्कुल सही से अरेंजमेंट हो उनका और सही टाइम पर निकले हो, उनको बोला जाता है दंत संपन्न। जो बिल्कुल श्रेष्ठ टीथ होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार है, चाहो तो याद कर सकते हो नहीं तो नहीं।
जाएगी, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर ऑप्शन नहीं है। इसके बाद दंत उत्पत्ति का काल। अब आचार्य काश्यप ने बताया है कि जो दंत उत्पत्ति का काल होता है वो हर मनुष्य में अलग अलग होता है। किसी के फोर्थ मंथ में भी दांत आ जाते हैं, किसी के फिफ्थ मंथ में आते हैं, किसी के छठे महीने में आते हैं, सातवें में आते हैं और आठवें में आते हैं। लेकिन जिसके दांत आठवें मास में आते हैं उसको सर्वगुण संपन्न माना गया है। मतलब जो जैसे सपोज करो, जब बच्चा 8 मंथ का हो जाएगा, अगर उसके दांत उस टाइम पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही उसके टीथ आ रहे हैं। लेकिन अगर उसके जो दांत हैं वो चौथे महीने में आ रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? दांत दुर्बल होंगे, शीर्घ ही गिरने वाले होंगे, ठीक है। और उनके अंदर अलग अलग डिजीज लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। जो 5वें महीने में दांत निकलेंगे वो हिलने वाले होंगे। जो छठे महीने में दांत निकलेंगे वो टेढ़े होंगे और गंदे रहने वाले होंगे। जो सातवें महीने में दांत निकलेंगे वो चटकने वाले होंगे, आगे की तरफ उभरे हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इस चीज को लर्न कर लेना। इसके बाद इसमें कुछ हमें डिजीज पढ़नी है, डिजीज पढ़नी है, जैसे कि दर्द उद्भव कालीन व्याधियां। अब दर्द उद्भव कालीन व्याधियां क्या होती हैं? तुमने देखा होगा, मदर्स भी कहती हैं और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी बोलते हैं कि जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उस टाइम पर उनको क्या होता है? फीवर आता है, ठीक है। उनको उस टाइम पर लूज मोशन, डायरिया बहुत रहता है, ठीक है। और बच्चा जो होता है बार बार अपना सर पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? क्योंकि बच्चों को उस टाइम पर सर में दर्द रहता है, मतलब उसको हेडेक की दिक्कत भी रहती है उस टाइम पर। तो जब दांत निकल रहे होते हैं बच्चों के अंदर, तो उस टाइम पर बहुत प्रकार के रोग आ रहे होते हैं बच्चों को, ठीक है। उस टाइम पर बच्चों को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए हमें। लेकिन इन सब में से जो मेन डिजीज है जो ज्यादा देखी जाती है जब टीथ निकल रहे होते हैं, वो है ज्वर। ज्वर का मतलब क्या होता है? फीवर। ऐसे ही अतिसार, अतिसार का मतलब होता है डायरिया। कास मतलब कफ रहता है बच्चे को। शिरशूल का मतलब होता है हेडेक रहता है बच्चे को। तो ये कुछ बीमारी है जब दांत निकल रहे होते हैं उस टाइम पर बच्चों को लगती है, और ये सभी बच्चों के अंदर ज्यादातर देखी जाती है। मतलब 90% से ज्यादा ही ये सबके अंदर देखी जाती है। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद जो मेन डिजीज है जो आचार्य सुश्रुत ने बताई है दंत में, वो कौन कौन सी है? कृमि दंत। कृमि दंत का मतलब क्या होता है? कि दांतों में कीड़ा लग जाना। जब दांतों में कीड़ा लग जाता है उसको हम कृमि दंत बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दंत हर्ष। दंत हर्ष का मतलब होता है दंत की सेंसिटिविटी। जैसे किसी चीज, कोई चीज अगर कोई बच्चा आइसक्रीम खाता है तो उसके दांत एकदम से उस चीज को सहन नहीं कर पाते हैं, तो सेंसिटिविटी को बोलते हैं दंत हर्ष। नेक्स्ट आता है दंत शब्द। दंत शब्द का मतलब होता है जो बच्चा अपने दांत किटकिटाता है। तुमने सुना भी होगा कि बहुत से बच्चे या फिर बड़े भी दांत को किटकिटाते हैं, तो उसको दंत शब्द बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कृमि दंत की। देखो, तुम्हें यहाँ पर चिकित्सा लर्न नहीं करनी है, चिकित्सा तुम्हें थर्ड प्रोफ में लर्न करनी है। बस तुम्हें इन बीमारी को पता होना चाहिए कि होती क्या है। तो कृमि दंत क्या होती है? जिस जो दांत काला हो गया हो, मतलब ब्लैकिश हो रहा हो, ठीक है। तुमने देखा होगा ना, दांत में कीड़ा लग जाता है, दाढ़ में कीड़ा लग जाता है तो ब्लैकिश हो जाता है वहां से, ठीक है ना। जो जो दांत काला लग गया हो, मतलब काला हो गया हो, जिसमें छिद्र हो गए हो, मतलब कोई होल हो गए हो, या फिर दांत वो हिल रहा हो और उसके अंदर से स्त्राव निकल रहा हो। शोथ का मतलब होता है एडिमा, मतलब उसके अंदर स्वेलिंग हो गई है वहां पर, ठीक है। तथा वह वात से उत्पन्न रोग को कृमिदंत कहते हैं। मतलब इसके अलावा और वात उसके अंदर प्रीडोमिनेंट रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? हम कृमि दंत बोलेंगे। मतलब तुम बेसिकली अपने माइंड में सोच सकते हो कि अगर दांत में कीड़ा लगता है तो क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी। मतलब इस तरह, मतलब सलाइवेशन होगा, काला पड़ जाएगा, वहां से एडिमा आ जाएगा, वहां पर दांत हिलने लगेगा, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है दंत शब्द, जिसको टीथ ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि रूष्क आहार विहार, मतलब जो अगर कोई बंदा ऐसा आहार विहार खाता है जो रुष्क है, मतलब रफ है, तो वहां पर क्या होता है? जो वात प्रकृति होती है उससे क्या बढ़ेगी? हमारी वात बढ़ेगी। और वात क्या करेगी? शिशु के शिराओं में हनु स्थित की वायु को चलाती है। अब हनु कौन सी संधि होती है? हनु संधि होती है हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो हमने पढ़ा है टीएमजे। तो जो टीएमजे होती है वहां पर क्या होती है? वात चली जाती है। तुमने सुना होगा कि जो वात होती है वही ट्रेवल कर सकती है, पित्त और कफ ट्रेवल नहीं करते हैं। तो वात जो है वहां पर जाएगी, और उस टाइम पर जो शिशु सोया हुआ होगा वहां उसमें जाकर दंत शब्द की उत्पत्ति करेगी, ठीक है। इस तरीके से दंत शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन तुम्हें चिकित्सा इसकी भी लर्न नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दंत हर्ष। अब दंत हर्ष क्या होता है? टीथ की सेंसिटिविटी होती है। अब दंत जो होता है, जब शीत व एवं उष्ण का स्पर्श सहन नहीं कर पाना। मतलब दंत का मतलब हमारे टीथ में किसी भी प्रकार का, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, ऐसा कोई भी स्पर्शन अगर हमारे टीथ सहन नहीं कर पाते हैं, उसको दंत हर्ष कहा जाता है। तो इस तरीके से तुम्हें दंत के
के बारे में लिख कर आना है। अगर एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तुम इसमें थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, समराइज भी कर सकते हो। मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छे से एलोबरेट कर दिया है इसको। चिकित्सा तुम्हें अभी लर्न नहीं करनी है, तो चिकित्सा अभी इसकी लर्न मत करना। ओके। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कोर्स परचेस करने में, तो वो एक कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, DEP10। उनको 10% ऑफ मिलेगा, और ये स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।